हेलो डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास की जो एक बुक है इको की अर्थशास्त्र की वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी है। जियो का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज क्या है, आकार क्या है, पूरे विश्व में किस नंबर पर आता है आकार के हिसाब से, और इसकी लोकेशन क्या है पूरी अर्थ पर। इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो विस्तार है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब हम भारत के बारे में कुछ नॉर्मल सी चीज़ें जान लेते हैं। भारत जो है, भारत की सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन है, वो वर्ल्ड में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। मतलब सबसे पुरानी जो सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो भारत की ही मानी जाती है। तो भारत जो हमारा है, पिछले अगर दशक की 5 दशकों की बात करें, लास्ट 5 डिकेड्स मतलब लगभग 50 सालों की अगर बात करें, तो हमारे देश ने, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। किस फील्ड में? सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक के अलावा चहुमुखी विकास हमारे देश ने किया है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे देश का हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इकोनॉमी बढ़ी है हमारे देश की, या वर्ल्ड का जो इतिहास है, उसमें हमारा इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोकेशन देख लेते हैं हमारे इंडिया की। लोकेशन के अंदर हम इसमें ये देखेंगे कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पेज पे इसका मैप बनाकर दिखाया हुआ बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है, वो हम समझ लेंगे। अब आप सबको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। आपको पता है कि लैटिट्यूड जो रेखाएं होती हैं वो ग्लोब पर ऐसी रेखाएं होती हैं, जैसे इक्वेटर इसके अंदर शामिल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मकर रेखा और जो कर्क रेखा है और विषुवत रेखा है, ये सभी इसी के अंदर शामिल हैं। फिर जो ये रेखाएं हैं जो अर्धवृत्त बनाती हैं, आधा सेमी सर्कल जो बनाती है, आधा गोला जो बनाती है, इनको हम लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इनके हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है, कौन सी पे खत्म होता है, नीचे से कौन सी लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और ऊपर कौन सी लैटिट्यूड पे खत्म होता है। तो यहाँ इनका विस्तार दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे मैप को देखें तो हमारा जो इंडिया है, ये इक्वेटर है, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है 0 डिग्री की, ये इक्वेटर है। और इक्वेटर से ये ऊपर है, मतलब नॉर्थ साइड में है। तो इक्वेटर से ये नॉर्थ साइड में पड़ता है हमारा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है हमारा इंडिया। इसके बाद इसकी जो हमारी जो रेखाएं दे रखी है, यहाँ 0 डिग्री से ये विषुवत रेखा है। अब जब हमारा भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उसके ऊपर जहाँ पर ये खत्म होता है वो क्या रहेगा हमारा, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ में है, तो इधर भी नॉर्थ होगा और उधर भी नॉर्थ होगा। आगे मैप में हम डिटेल से करेंगे। अब लॉन्गिट्यूड का जो विस्तार है, तो लॉन्गिट्यूड 0 जो है हमारी, जो यामोत्तर है, वो यहाँ से मानी गई है। मतलब जो अक्षांश है, मेन देशांतर है, वो यहाँ से मानी गई। तो उससे इस तरफ है ये, मतलब ईस्ट की साइड है, और ईस्ट की साइड में इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर कितनी लॉन्गिट्यूड पर है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ये स्थित है, ठीक है। अब हम भारत की बात करें तो ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री की है। मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में ये फैली हुई इंडिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, साउथ और नॉर्थ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, 2 भागों में बांटने के बाद इसके कुछ और भाग भी रह जाते हैं हमारे इंडिया के, वो हैं इसके आइलैंड्स, ठीक है। एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और अरब सागर में हम देखेंगे, अरेबियन सी में देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आइलैंड इसके अंदर हैं जो एटलस में देखने से हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भारत जो हमारा संघ है, इसमें सबसे दक्षिणी बिंदु जो है हमारा अंडमान निकोबार में, सबसे लास्ट जो है भारत का, वो कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इसके अंदर दिखा रखा है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज भी हो गया था। अब इससे आगे जो है इसका साइज दे रखा, हमने लोकेशन देख ली है, अब हम इसका साइज देखेंगे। साइज की अगर हम बात करें, इसकी एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 3.2
8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है 32,80,000 ऐसा कुछ इसका यहाँ पर जो है ये दिया हुआ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें दिया हुआ है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट, अच्छा हम इसमें से बात कर लेते हैं इसकी कि वर्ल्ड का जितना एरिया है ना उसका सिर्फ 2.4% ही हमारा भारत का जो पोर्शन है वो आता, मतलब भारत सिर्फ इतना ही प्रतिशत है हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का। अब इसका आगे का पोर्शन हम देख लेते हैं। अब हम बात करें इंडिया की आकार के बारे में, तो आकार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया 7th नंबर पर आता है। इससे 7 बड़े राज्य हैं जो नीचे आपको एक ग्राफ में दिखाए हुए हैं। सबसे बड़ा रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर इंडिया आता है। तो ये सीरीज भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा। तो 7 बड़े देश आपको दिखाए हुए हैं इस फिगर में, क्लियर आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की। एक तो ये वाला एरिया, ये जो तटीय सीमा है ये कितनी है, और ये जो ऊपर वाली जो सीमा है जो स्थलीय सीमा है, मतलब किसी जमीन से लगती है, तो वो सीमा जो है हमारी 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्र से लगता है हमारे भारत का एरिया वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जो ये आइलैंड्स हैं वो भी शामिल हैं। इस जो तटीय सीमा के अंदर ये हमारे आइलैंड भी शामिल है। तो यहाँ तक का पोर्शन इसके अंदर जो मैप के अंदर आपको समझाया है वही चीजें दे रखी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो इसमें माउंटेन जो है नॉर्थन वेस्ट में पूरा माउंटेन जो है, हिमालय की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हिमालय में पूरा हिमालय जो है पूरे एरिया को, ऊपर वाले एरिया को घेरे हुआ। और साउथ की बात करें, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू 2 सी। अब देखो इसके अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि जब साउथ की तरफ जाता है हमारा इंडिया तो बिल्कुल नैरो हो जाता है। ऊपर की तरफ जो हमारा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, बिल्कुल बीच में चौड़ा होकर ऊपर की तरफ थोड़ा संकरा होता जाता है, लेकिन नीचे की तरफ बिल्कुल ही संकरा हो जाता है, मतलब बिल्कुल पतला सा हो जाता है हमारा जो भारत है। तो इसमें ये बताया गया है कि ऊपर की तरफ तो एक पर्वत है और दक्षिण का जो भाग है हमारा भूभाग है उत्तर में चौड़ा होता चला जाता है 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर बिल्कुल संकरा। जैसे इसमें देखिए आप मैप में, यहाँ ये 23 डिग्री है, 23 डिग्री से नीचे मतलब 22 डिग्री यहाँ से मान लीजिए आप, तो 22 डिग्री के बाद हमारा भारत बिल्कुल संकरा होता चला जाता है। इतनी चौड़ाई नहीं रहती है भारत की नीचे की तरफ, हिंद महासागर की तरफ ये जब जाता है इधर बंगाल की खाड़ी से और इधर ये जो है अरेबियन सी है, इन दोनों को अलग भी कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे भारत के बारे में। अब इसके बाद अक्षांश और देशांतर का विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे भारत का जो अक्षांश देशांतर विस्तार है इसमें हमें बार बार मैप की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लगभग ये यहाँ माइनस कर रखा है कि कितना जो है अंतर है इसके अंदर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगभग 29 के आसपास जो है 29.2 जो है इनके बीच में इतने डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का ही अंतर है दोनों ही साइड में। अगर हम इनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिल जाता है। इस कारण क्या होता है, इतना लंबा एरिया होने के कारण आप सबको पता, हम 6th क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। अब आपको पता है कि हमारा जो भारत है उसका विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो लगभग वो 2 आवर लेगी, लगभग 1 घंटा 45 मिनट ले लेती है। वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो टाइम है वो लगभग 2 आवर का होता है। वो सिर्फ इसी कारण होता है क्योंकि अर्थ घूमने में इतना टाइम ले लेती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारी जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, इलाहाबाद के पास जो मिर्जापुर है, उससे इलाहाबाद के पास नैनी है, वहीं पर मिर्जापुर है, तो उसमें से ये गुजरती है। और इसी को हमने टाइमलाइन माना हुआ है, क्योंकि अगर हम भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है, इसलिए बीच की एक मानक रेखा मान ली गई है ताकि टाइम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इंडिया और जो वर्ल्ड है हमारा,
इंडिया की स्थिति वर्ल्ड के अंदर हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जो इंडियन लैंड मास है हमारा एक सेंट्रल लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि फर्स्ट पेज पे हमने देखा था। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वर्ल्ड का जो मैप है उसको साथ रखेंगे, आपकी बुक के अंदर ही फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ, बट आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि इंडिया की लोकेशन है क्या वर्ल्ड के मैप में। तो उसमें आप देखते हैं कि ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है उसके बीच में है इसकी लोकेशन। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन जो कॉन्टिनेंट हमारा एशिया उसका साउथर्न पार्ट है ये। इंडियन ओशन जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रूट के लिए। जैसे यहाँ से इस तरफ व्यापार किया जा सकता है, पहले जब जलीय ही मार्ग हुआ करते थे व्यापार करने के लिए, इस तरफ भी किया जा सकता है। तो हर तरीके से व्यापार किया जा सकता है, व्यापार करने में बड़ी आसानी होती है हिंद महासागर की वजह से। और इतना महान मतलब है ये देश और इतना वाइड है कि एक सागर का नाम ही इसके नाम पर रख दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये। अब हम पठार की बात करें, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो जमीन के अंदर हिंद महासागर के तरफ जाते हुए बिल्कुल शीर्षवर्त फैला हुआ है। अफ्रीका यूरोप के देशों के साथ इसके जो तट है उनसे निकटतम संबंध है, मतलब व्यापार अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए हिंद महासागर का नाम भी हमारे देश के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि स्वेज नहर जो है वो कब खुली थी। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो शुरू 10 साल लगभग लग गए थे। तो जब ये बनकर तैयार हुई 1869 में, तभी इसको खोल दिया गया था व्यापार के लिए। अब इसका खोलने का जो मतलब था वो क्या था, क्योंकि जब तक स्वेज नहर नहीं थी तब तक अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाकर मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ देखिए कि जब ये नहर नहीं हुआ करती थी तब यहाँ से आने वाले जितने भी जहाज हुआ करते थे वो अफ्रीका का चारों ओर से चक्कर लगाकर फिर आया करते थे, और भारत में पहुंचने में उन्हें काफ़ी सारा टाइम लग जाया करता था। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ से कोई जहाज आ रहा है तो पहले ये नहर नहीं खुली हुई थी, तो यहाँ से ऐसे इंडिया में आते थे या बाकी क्षेत्र में जाया करते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन बाद में जब ये नहर खुल गई तो व्यापार करना भारत के लिए आसान हो गया, और लगभग 7000 जो किलोमीटर की दूरी है वो कम हो गई थी। अब 7000 किलोमीटर कम चलना पड़ता था भारत के जो जहाज हुआ करते थे या व्यापारिक जहाज जो हुआ करते थे। इसके बाद ये मैप है, इसके अंदर जो है हमारा ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दे रखा है बिल्कुल इजी तरीके से, और इसको मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो पोर्शन कर लेते हैं। अब इस मैप को हम देख ही चुके हैं, इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि स्वेज नहर के खोलने का फ़ायदा क्या हुआ था, और स्वेज नहर खोलने के मतलब बाद जो है सिर्फ इसी को नहीं बाकी देशों को भी फ़ायदा हुआ था, और रेड सी से होते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से व्यापार इसका हो गया था। अब यहाँ तक जो है इस मैप तक ही आपको रीड करना है, क्योंकि आगे जो है हमारा चैप्टर कम है बट उसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में ये सारा आ नहीं पाएगा, इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके अंदर डिटेल ज़्यादा है। डिटेल फर्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा है बट चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ईजी है। वीडियो को ध्यान से सुनोगे, बुक को सामने रखकर, बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी।